मैं रोहित कुमार अपने चैनल यूपी बोर्ड इनोवेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल सरल घनीय एकक कोशिका की संकुलन क्षमता पढ़ने वाले हैं। चलिए देखते हैं। सरल घनीय एकक कोशिका की संकुलन क्षमता। संकुलन क्षमता ठीक है। ठीक है, चलिए देखते हैं। इससे पहले मुझे देखना है कि संकुलन क्षमता क्या होती है। ये आपको समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि संकुलन क्षमता क्या होती है। तो देखते हैं पहले संकुलन क्षमता। संकुलन क्षमता का मतलब होता है कि जैसे कि यूनिट सेल है, देखते हैं जो यूनिट सेल बनेगी उसे देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो संकुलन क्षमता वो होती क्या है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ये जो यूनिट सेल बनी है, इस यूनिट सेल के अंदर जो परमाणु अणु आयन, ठीक है, मतलब कोनों पर इसके जो परमाणु अणु आयन उपस्थित हैं, ठीक है, ये आप देख रहे हैं, ये ठीक है, ये यूनिट सेल में कितना स्थान घेरे हुए हैं, ठीक है, उसी स्थान को बोलते हैं संकुलन क्षमता। क्या बोलते हैं? संकुलन क्षमता बोलते हैं। ठीक है, जैसे आप एक और उदाहरण देख सकते हैं कि जैसे कि ये मान लो कि आपके पास एक रूम है, ठीक है, एक रूम है, उस रूम में 10 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, तो उस रूम का जो स्थान है वो 10 लोगों के द्वारा कितना स्थान घेरा गया है, उसी को उस रूम की संकुलन क्षमता कहेंगे। ठीक है, बाद बाकी जो स्थान खाली रहता है उससे हमें कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो स्थान है, ठीक है, ये जो स्थान है ये संकुलन क्षमता है। ठीक है, क्योंकि परमाणु अणु आयनों ने यही स्थान घेरा हुआ है। ठीक है, और बाद बाकी, ठीक है, ये, ठीक है, और बाद बाकी जो ये बचा हुआ है ये, ठीक है, ये रिक्त स्थान है। क्या है? रिक्त स्थान, रिक्त स्थान। ठीक है, इससे हमें कोई मतलब नहीं होता है। तो यहाँ पर ये जो है वो संकुलन क्षमता है। ठीक है, क्या है? संकुलन क्षमता है। ठीक है, तो यही इंपॉर्टेंट है। तो संकुलन क्षमता का मतलब पता चल गया ना। संकुलन क्षमता क्या होती है? किसी भी यूनिट सेल में परमाणु अणु आयनों के द्वारा घेरा हुआ जो स्थान होता है, ग्रहण किया हुआ जो स्थान होता है, उसी को बोलते हैं संकुलन क्षमता। ठीक है, तो देखते हैं अब संकुलन क्षमता एसएससी में, ठीक है, एससीसी में जो संकुलन क्षमता होती है वो क्या निकल के आती है वो देखते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए देखते हैं वो क्या निकल के आएगी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं तो देखते हैं, यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो या फिर हम इसका एक दूसरा स्ट्रक्चर और बना लेते हैं। ये तो हमने समझाने के लिए उपयोग किया था संकुलन क्षमता क्या होती है। अब आगे हम लोग इसी तरह का एक संरचना
और क्रिएट करते हैं, इसी को हटा देते हैं। चलो दूसरा बना लेते हैं। चलिए देखते हैं। देख सकते हैं आप अब, ठीक है, ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। अब इसमें हम देखते हैं जरा कि सरल घनीय एकक कोशिका में जो परमाणु अणु आयन होते हैं वो कहाँ पर होते हैं? कोनों पर। कहाँ पर होते हैं? कोनों पर उपस्थित होते हैं। और कोनों पर उपस्थित होने के कारण ये एक दूसरे को संपर्क, मतलब एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। क्या करते हैं? एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, ठीक है, स्पर्श करते हैं। इसी के कारण क्या होता है, इसी के हम एक भुजा क्या ले लेते हैं, इसकी एक भुजा यहाँ से यहाँ तक की भुजा क्या ले लेते हैं, स्मॉल ए, ठीक है। अब इस स्मॉल ए में, जो स्मॉल ए है उसमें कितने परमाणु अणु आ रहे हैं? तो 2 आ रहे हैं, ठीक है, 2 आ रहे हैं। तो इसका अर्ध व्यास कितना होगा? इसका अर्ध व्यास आर होगा, इसका अर्ध व्यास आर हो गया। अर्ध व्यास की जगह पे हम त्रिज्या, रेडियस, ठीक है, उसे भी यूज कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया है, तो ये अर्ध व्यास आर इसका और अर्ध व्यास आर इसका, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ है कि एससीसी में भुजा की लंबाई ए, भुजा की लंबाई स्मॉल ए तथा त्रिज्या के बीच निम्न संबंध होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं अब संबंध क्या होता है वो देख लीजिए। तो क्या संबंध होगा? भुजा ए बराबर क्या हो जाएगा, 2r, ठीक है। क्या हो जाएगा? भुजा ए बराबर 2r, ठीक है, इतना हो गया है। अब हम इतना करने के बाद ये देखते हैं कि संकुलन क्षमता का सूत्र क्या बनता है। तो देखते हैं संकुलन क्षमता का सूत्र क्या है। तो संकुलन क्षमता बराबर, ठीक है, संकुलन क्षमता बराबर क्या होता है? तो संकुलन क्षमता बराबर होता है परमाणु का आयतन बटे घन बटे यहाँ पर नीचे लिख सकते हैं आप, घनीय एकक कोशिका
का आयतन मल्टीप्लाई 100। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं, अब आपको इमेजिन, यहाँ पर आपको सोचना चाहिए क्या कि जो संकुलन क्षमता है, उस संकुलन क्षमता का सूत्र बनता है परमाणुओं का आयतन बटे घनीय एकक कोष्टिका का आयतन। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि सरल घनीय एकक कोष्टिका की संकुलन क्षमता। अब सरल घनीय एकक कोष्टिका इतना पकड़ लीजिए आप, सरल घनीय एकक कोष्टिका में परमाणुओं का आयतन होता है क्या? घनीय एकक कोष्टिका का आयतन होता है क्या इसमें? ठीक है, तो ये आपको इमेजिन करना है, सोचना है। ठीक है, अब कैसे सोचेंगे आप? ठीक है, तो यहाँ पर आयतन, परमाणु का आयतन, ऐसा तो हमने कहीं देखा ही नहीं है। ठीक है, लेकिन आप इमेजिन करेंगे, थोड़ा सोचेंगे, विचार करेंगे, तो इस परमाणु का मतलब क्या होता है भाई? परमाणु का स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो गोल होता है। तो गोल अगर जो परमाणु का स्ट्रक्चर है, तो गोले का जो आयतन होता है वही यहाँ पर क्या होगा, हमारे जो गोले का आयतन होता है वही हमारा परमाणु का आयतन बनेगा। ठीक है, उसके बाद आपने क्यूब पढ़ा है, घन, घनीय एकक कोष्टिका, तो घन का जो आयतन होता है वही बनेगा हमारा घनीय एकक कोष्टिका का आयतन। ठीक है, ये दोनों चीजें हो गई हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं कि परमाणुओं का आयतन कितना होता है। तो आप देख रहे हैं ना, हम लोगों ने इसमें परमाणुओं की कैलकुलेशन की थी, परमाणुओं की गिनती की थी, गणना की थी, तो हमें कितने परमाणु इसमें मिले थे? तो परमाणुओं की संख्या यहाँ पर हमें मिली थी कितनी? 1। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं। SCC में गणना करने पर परमाणुओं की संख्या 1 प्राप्त हुई थी, क्योंकि हम पीछे निकाल चुके हैं। 1 प्राप्त हुई थी, तो 1 प्राप्त हुई थी। ठीक है, SCC में गणना करने पर परमाणु की संरचना, सॉरी यहाँ पे परमाणुओं की संरचना, परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या कितनी प्राप्त हुई? हमें 1 प्राप्त हुई थी, पीछे हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। ठीक है, अब इसका मतलब कि तो परमाणु, एक परमाणु का आयतन कितना होगा? ठीक है, चलिए वो देखते हैं। तो एक परमाणु का आयतन बराबर क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यू, पाई आर क्यू, ये होता है। ठीक है भाई, एक परमाणु मतलब गोले का आयतन जो होगा वही एक परमाणु का आयतन होगा, तो 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है, ये हम लोगों ने 10th क्लास में मैथ में पढ़ा है। ठीक है, इतना हमें मिल गया है। ठीक है, अब हम लोग निकालते हैं घनीय एकक कोष्टिका का आयतन। ठीक है, तो यहाँ पर नीचे लिखते हैं, यहीं से निकाल, यहीं से कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो घनीय एकक कोष्टिका का आयतन, घनीय एकक कोष्टिका का आयतन कितना होता है? आपने पढ़ा है घन का आयतन कितना होता है भाई? घनीय एकक कोष्टिका का आयतन होगा, तो घन का आयतन कितना होता है? घन का आयतन होता है ए क्यूब। कितना होता है? ए क्यूब। इसे समीकरण नंबर 1 नाम दीजिए। ठीक है, इसे ये अभी रहने दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर
घनीय एकक कोशिका का आयतन बराबर ए क्यू। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ए क्यू, इस ए का मान हमें यहाँ पे दिख रहा है क्या कहीं पे? हाँ दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर एससीसी में एक भुजा ए, ठीक है, जो किसके बराबर थी? 2r के बराबर थी। ठीक है, तो इसमें आप थोड़ा सा इसमें क्या करेंगे, इसमें आप करेंगे कि ये जो है हमें मिल गया है, अब इसका मान ये, इसे मान लीजिए ठीक है, इसे मान लीजिए आप यहाँ पर, इसका मान इसमें रख दीजिए। ठीक है, तो समीकरण 1 का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 1 का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, 3 में रखने पर। ठीक है, तो हमें ये क्या मिलेगा? 3 में रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा ये? ठीक है, 3 में रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा? अब इसे हम इरेज करते हैं तो ये हमें कैसे दिखेगा वो देखते हैं। तो ये हमें यहां से, मैं इसे हटा देता हूं। ठीक है, ये भी हटा देता हूं। तो हमें ये कैसे दिखेगा? हमने समीकरण 1 का मान समीकरण 3 में रखा है, तो हमें क्या दिखेगा? ये ए क्यू। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? इसे और थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? ये हमें दिखेगा 8r3। ठीक है, अब 8r3 ये हमें क्या मिल गया है? घन का आयतन। ठीक है, तो इस एससीसी में घन का आयतन क्या बना है? 8r3। ठीक है, अब इनका मान जो हमें घन का आयतन मिल गया है, अब हमें परमाणुओं का आयतन मिल गया है और घन का भी आयतन गया, दोनों के मान यहाँ पे रख दीजिए। ठीक है, यहाँ पे रखेंगे तो इसका हमें कितना मिला था? 4/3 पाई r क्यू बटे 8r3। ठीक है, 8r3 मल्टीपल y 1000। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इससे ये क्या होता है? इससे ये फिनिश कट गया है। अब हमारे पास क्या बचा है वो देखिए जरा। ठीक है, क्या बचा है? तो 4/, ये कितना हो जाएगा? ठीक है, तो ये दिखेगा हमें 4/3 into 8 into 7 और into 22 into 1000। ठीक है, ये हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि मैंने क्या किया है कि इस आर से इस आर को काट दिया है, पाई का मान रख दिया 22/7, तो 22 ऊपर आ गया है, 7 नीचे आ गया है, और इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दिया है, और यहाँ पे कुछ नहीं था, यहाँ पे इसके नीचे कुछ नहीं था, तो मैंने बंद करके इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दिया है, तो ये क्या हो गया? 4 into 22/4 गुणे 22 बटे 3 गुणे 8 गुणे 7। ठीक है, अब आप देख सकते हैं ये यहाँ से कट रहा है क्या? इससे ये कट रहा है 2 टाइम, इससे ये कट रहा है 11 टाइम। ठीक है, बस इसके अलावा कुछ नहीं कटेगा। तो हमारे पास क्या बचा है? ये बचा है 11 into 1000/21।
ठीक है, ये बचा है। अब इसे भी सॉल्व करेंगे आप, ठीक है। तो ये क्या बचेगा हमारे पास, ये 100/21 इसका इसमें डिवीजन कर देंगे तो ये क्या रह जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 52.38%, ठीक है। और इसी को हम समथिंग में क्या लिख देते हैं, ठीक है, समथिंग में क्या लिख देते हैं, लगभग में लिख देते हैं 52.4%, ठीक है। ये जो है वो एससीसी में संकुलन क्षमता निकल के आई है। क्या निकल के आई है, एससीसी में संकुलन क्षमता। कहने का मतलब ये है कि जो एससीसी है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, उस सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में परमाणु और आयनों के द्वारा जो घेरा हुआ स्थान है वो है 52.4%, 52.4%। बाद बाकी जो भी स्थान बचा हुआ है वो रिक्त स्थान है, जैसे कि मैंने बताया था ये, ठीक है। ये जो स्थान है वो रिक्त स्थान है 52.4%। आप क्या करेंगे, इसे घटा देंगे। अगर जो 1000 में 100 में से हम 52 पॉइंट क्या करें 4 सब्ट्रैक्ट कर दें, घटा दें, तो हमें जो आंसर प्राप्त होगा वो क्या होगा, रिक्त स्थान का प्राप्त हो जाएगा। मतलब समथिंग 47.6, ठीक है, 47.6 जो रिक्त स्थान होगा वो क्या होगा 47.6%, ठीक है। मतलब 100 में से हम घटाएंगे अगर जो 52.4% अगर जो घटाएंगे तो हमें 47.6% क्या मिलेगा, 47.6% हमें रिक्त स्थान इसमें मिलेगा, ठीक है। और मतलब घेरा हुआ स्थान 52.4% है, तो इसका मतलब खाली स्थान 47.6% होगा। तो ये निकल के आ गई आपकी संकुलन क्षमता, ठीक है, एससीसी की। अब इससे पहले हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे कि बीसीसी के बारे में, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की संकुलन क्षमता। और इससे पहले आप जो लोग भी इस वीडियो को देखते हैं वो अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सके और आर्थिक रूप से कमजोर गांव में रहने वाले छात्र छात्राओं के पास ये वीडियो पहुंच सके और वह उसका संपूर्ण लाभ उठा सकें। नमस्कार।